हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण परमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आर्टिकल 21A पे, जहां पर हम आज दूसरे दिन परसेंटेज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए परसेंटेज टॉपिक पर नजर डालते हैं। साथियों, आज का पहला सवाल, अ पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज एनुअल इनकम। एक व्यक्ति अपनी वार्षिक आय का 25% घर के किराए पर खर्च करता है। अ पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑन हाउस रेंट एंड 50% ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। 15% बच्चों की शिक्षा पर एंड 45% ऑन अदर आइटम्स, और 45% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। इफ ही सेव्स ₹14,400, यदि वह 14,400 रुपये वार्षिक बचाता है तो व्यक्ति की कुल आय क्या है। साथियों, तो हमें व्यक्ति की यहाँ पर क्या निकालनी है, कुल आय। आप याद कीजिए, मैंने पहले टॉपिक में बताया है आपको कि जो भी हमें फाइंड करना रहता था हम उसको कुछ मान लेते थे, अज्यूम कर लेते थे। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि उसकी जो वार्षिक आय रही होगी वो X रही होगी। अब वह व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, यह देखिए। अब पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑन हाउस रेंट। वह 25% किस पर खर्च कर रहा है, हाउस रेंट पर, प्लस 15% ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। 15% बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहा है, प्लस 45% ऑन अदर आइटम्स। 45% दूसरे चीजों पर खर्च कर रहा है। तो यहां पर देखिए वह अपनी कुल आय का कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है। 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 45 85। तो वह अपनी कुल आय का 85% खर्च कर रहा है मेरे साथियों। तो अब बताइए वह अपनी कुल आय का कितना प्रतिशत बचा रहा होगा, 15%। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है सारी चीजें अपने आप में 100% होती हैं। यदि वह 85% खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है वह 15% बचा रहा होगा, और हमें इस 15% की वैल्यू, उसका आंसर, उसका मान दिया गया है। इफ ही सेव्स ₹14,400, तो हमें पता है वह अपनी कुल आय का 15% बचा रहा है। तो कुल आय का 15% 14,400 है। तो कुल आय कितनी होगी साथियों, 14,400। यहां पर 100 भाग में है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 15 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 5 से हम डिवाइड करते हैं, 5 3 15, 5 2 10, 5 0 0। 3 से हम 14,400 को डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 3 4 12, 2 कैरी, 3 8 24, 3 0 0, 3 0 0। तो वह अपनी कुल आय कितनी निकाल रहा है साथियों, x इज इक्वल टू 4800, 4800 मल्टीप्लाई बाय 20, 96,000। तो साथियों आप देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है 96,000 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको एक बार पुनः बताता हूं, वापस बताता हूं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है। एक व्यक्ति अपनी वार्षिक आय का 25% घर के किराए पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर और 45% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। अगर वह रुपए बचाता है जो कि क्या है 14,400, तो व्यक्ति की कुल आय क्या है। तो देखिए वह अपनी कुल आय का कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, 25%, 15%, 45%। तो वह अपनी आय का कुल कितना खर्च कर रहा है, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 45 85, 85। तो उसने अपनी कुल आय जो कि हमने x मानी उसका 85% खर्च किया। तो उसकी कुल आय का कितना प्रतिशत बचाया उसने, 15%। तो x का 15% हमें 14,400 दिया था। तो x इज इक्वल टू 96,000। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। A man spends 15% of his income। एक आदमी अपनी आय का 15% खर्च करता है। If his expenditure is ₹75, यदि उसका जो खर्च है वो कितना है, 75 रुपए है, तो उसकी इनकम क्या होगी। बहुत कम खर्च करता है, पता नहीं इतना कंजूस कौन होगा। चलिए तब भी देखते हैं।
अ मैन स्पेंड्स 15% ऑफ हिज इनकम। वह अपनी आय का 15% ही खर्च कर रहा है और उसके 15% की ही वैल्यू दी गई है। देखिए यहां पर अ मैन स्पेंड्स 15% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक आदमी अपनी आय का 15% खर्च करता है, उसका खर्च 75 रुपए है, तो हमने मान लिया उसकी इनकम एक्स रही होगी, वह उसका 15% खर्च कर रहा है जो कि क्या है 75 रुपीज। तो यहां से हमने उसकी टोटल इनकम निकाली साथियों, 75 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 15, 15 वन जा 15, 15 फाइव जा 75, 5 इंटू 100 500। तो इसकी इनकम क्या रही होगी साथियों 500। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए हमें प्रश्न में कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, हमें उस आदमी की 15% का खर्चा देकर रखा था जिसकी वैल्यू दी थी 75 रुपीज, तो हमें उसकी कुल इनकम निकालनी थी। हमने सिंपल सा किया, x का 15% 75 के बराबर है, तो x किसके बराबर हुआ 500 के। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। जिस तरह के सवाल अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं और व्यापम और पटवारी के एग्जामों में ये फेवरेट क्वेश्चंस टाइप के हैं। तो अब मैं चाहता हूं आप इनको ध्यान से समझिए और सीखिए। मैं बहुत अच्छा और शानदार तरीके से आपको ये समझाने जा रहा हूं। पहले प्रश्न को समझिएगा क्या कह रहा है। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गेट्स 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल्स बाय 5 मार्क्स। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त करने वाला एक छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। Another student, दूसरा विद्यार्थी who scores 30% of the maximum marks gets 20 marks more than the passing marks। दूसरा विद्यार्थी जो कि अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है वह उत्तीर्ण अंकों से पासिंग मार्क्स से 20 अंक अधिक लेकर आता है। तो बताइए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या रहे होंगे। आइए मैं इसको ये अगली स्लाइड में आपको समझाता हूं, समझिएगा साथियों। समझिएगा आप, किसी परीक्षा में छात्र 1% से स्टार्ट करेगा और अंतिम में ज्यादा से ज्यादा कितने लेकर आएगा 100% लेकर आएगा। हमारे इस प्रश्न में क्या कहा गया है, पहला जो छात्र है देखिएगा आप, पहला जो छात्र है वह 20% अंक लेकर आता है मैक्सिमम मार्क्स के और 5 मार्क्स से फेल हो जाता है। आप समझना, आप देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। ऊपर मैंने आपको परसेंटेज लिखा है, नीचे मैं आपको नंबर लिखता हूं। 1% से लेके मान लीजिए यहां तक वो आता है, वहां पर वो दौड़ता है, ये 20% तक का एरिया कवर करता है, पर कितने नंबर से फेल हो जाता है 5 नंबर से। ये पासिंग मार्क्स रहे होंगे, पासिंग परसेंटेज दिए हैं, तो पासिंग परसेंटेज की बात करते हैं हम। ये पासिंग परसेंटेज दिए हैं, तो यहां से यहां तक 5 नंबर से रह जाता है वो। दूसरा बच्चा अनदर स्टूडेंट वो 30% स्कोर करता है और मैक्सिमम मार्क्स के 30% स्कोर करता है और 20 मार्क्स ज्यादा लेकर आता है पासिंग मार्क्स से। तो देखिए अब दूसरा बच्चा जब स्टार्ट करेगा तो यहां पर 20 रहा होगा, तो जब ये पासिंग मार्क्स है इससे ज्यादा लेकर आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसके आगे आएगा। हमने मान लिया यहां पर वह 30% स्कोर कर रहा होगा और पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा लेकर आया है साथियों 20 नंबर। देखिए आप, मैंने जो आपको ये लाइन जमाई है बनाकर दिखाई है, इसको समझ लीजिएगा आप। एक विद्यार्थी 20% मार्क्स लेकर आ रहा है मैक्सिमम नंबर के और 5 नंबर से फेल हो जा रहा है। एक विद्यार्थी 20% मार्क्स लेकर आ रहा है, पासिंग मार्क्स से 5 नंबर से रह जा रहा है, फेल हो जा रहा है। दूसरा विद्यार्थी, एक मिनट, दूसरा विद्यार्थी 30% मार्क्स लेकर आ रहा है और पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लेकर आ रहा है। दूसरा विद्यार्थी 30% मार्क्स लेकर आ रहा है और पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लेकर आ रहा है। अब देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पर डिफरेंस कितने परसेंटेज का आ रहा है साथियों, मात्र 10% का।
और ये 10% नंबर में कितने हैं? 25। 5 फेल होने वाले के और 20 जो ज्यादा नंबर लेकर आ रहा है उसके। तो क्या आपको 10% की वैल्यू नहीं दी गई है? यहां पर 10% बराबर है 25 के। तो एक बात बताइए साथियों, 100% किसके बराबर होगा? जब यहां पर 10 का मल्टीप्लाई किया है तो बराबर के इधर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 250। समझिए साथियों, आपको यहां से आपको 100% की वैल्यू निकल चुकी है। मैं यहां पर अभी आपको आंसर जो हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं ये तरीका बता रहा हूं, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आप समझिएगा, यहां पर हमें सिर्फ यहां पर पासिंग परसेंटेज पूछा है कि कितने परसेंटेज चाहिए, पर मैं जो बता रहा हूं वो समझिए आप पहले। अभी हमने यहां पर 20% पासिंग मार्क्स से 5 नंबर कम थे, 30% पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा थे। तो हमने इस तरीके से 100% की वैल्यू निकाल ली कि हमें हमारे पास टोटल मैक्सिमम मार्क्स क्या थे। ये हमारे मैक्सिमम मार्क्स थे साथियों। अब हमसे ये पूछा गया है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है पासिंग परसेंटेज क्या थे। अब एक बात बताइए, पासिंग परसेंटेज जो होंगे वो 20 और 30% के बीच में ही लाई कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं बीच में आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 20% से कुछ ज्यादा आ रहा है और 30% से कुछ कम आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कितना कम आ रहे हैं। तो आप बताइए मुझे, अगर ये पता चल जाए कि ये 5% में क्या वैल्यू रख रहा है, 5% में क्या वैल्यू रख रहा है, तो हम बता देंगे 20 में कितने परसेंट ज्यादा लेकर आने थे। देखिए साथियों, 10% की वैल्यू 25 मार्क्स दी गई थी, मुझे यहां पे 5 मार्क्स चाहिए हैं। 25 को 5 बनाने के लिए हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 5 25 होगा। यहां पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2% की वैल्यू साथियों कितनी आ रही है? 5 मार्क्स। तो पहला बच्चा अगर 20% से 2% और ज्यादा लेकर आता, 20% में 2% और ज्यादा लेकर आता तो वो पास हो जाता, मतलब 22% लेकर आता। तो पासिंग मार्क्स कितने रहे हैं साथियों? सॉरी, 22%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप समझिएगा साथियों मैंने क्या किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो इस प्रश्न में, हम दूसरे प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें समझिएगा। ये भी वैसा ही है, मैंने आपके लिए 5 या 6 तरीके के ऐसी तरीके के सवाल रखे हैं स्लाइड में, आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा आप। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। अ कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल्स बाय 20 मार्क्स। एक उम्मीदवार जो 220 अंक प्राप्त करता है 20 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? देखिए साथियों, इसके पहले वाले प्रश्न में हमसे परसेंटेज पूछा गया था कि पासिंग परसेंटेज क्या है, और देखिए यहां पर इस बार क्या पूछा गया है? मैक्सिमम मार्क्स। मैंने इसके पहले ही आपको मैक्सिमम मार्क्स निकाल कर बताए हैं किस तरीके से निकाले जाते हैं। आइए इसमें भी देखते हैं किस तरीके से निकाल सकते हैं हम। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए हमें कम से कम 40% सिक्योर करने पड़ेंगे। ठीक है, आइए हम हमारी लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन खींचते हैं जो हमें बताएगा 1% टू 100%। पास होने के लिए हमें कहीं पर 40% स्कोर करने पड़ेंगे, मान लीजिए वो यहां पर आ रहा होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है एक विद्यार्थी, एक उम्मीदवार 220 मार्क्स लेकर आता है और 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। समझिएगा साथियों, वह 220 मार्क्स लेकर आता है और 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। पासिंग मार्क्स 40% थे, बाउंड्री यहां तक थी साथियों, मिनिमम यहां तक आना था, पर वो क्या करता है? 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। कब हो जाता है 20 मार्क्स से फेल, 20 अंकों से फेल? जब वो 220 स्कोर करता है। इसका मतलब उसे कम से कम कितने नंबर लेकर आने थे बाउंड्री तक आने के लिए? 240। और ये 240 क्या है? 40% है। ये 240 हमें क्या दिया गया है?
40% दिया गया है साथियों। देखिए अब हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अब बताइए, अभी मैंने आपको अभी समझाया यहाँ पर कि 40% जिसकी वैल्यू 240 है, तो यहाँ पर 4% की वैल्यू क्या है साथियों, 24 मार्क्स। और 1% की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 1 4, 4 6 24, तो 1% की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है साथियों, यहाँ पर 6 अंक। तो 100% की कितनी आएगी, 600। तो हमसे साथियों यही पूछा गया था, परीक्षा में अधिकतम अंक क्या रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप चाहें तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ तो साथियों मुझे लगता है आपने ये नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह भी उसी तरीके का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए अधिकतम 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 113 अंक मिले और वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, यह ज्ञात करना है। आइए देखते हैं वही सवाल उसी तरीके से साथियों। हम जाते हैं 1% से लेकर 100% तक। हमें इस बार पासिंग मार्क्स कितने दिए हैं, उन्होंने बोला है पास होने के लिए कम से कम 36% अंक चाहिए। आइए, तो एक जब विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है तो वह कितने नंबर लेकर आता है, 113 नंबर। कितने नंबरों से फेल हुआ, 85 नंबर से, 85 मार्क्स से फेल हुआ, अंकों से। मतलब मान लीजिए वो यहां तक आता है तो वो कितने मार्क्स लेकर आता है, 113, और कितनों से फेल हो जाता है, 85, 85 से। तो पास होने के लिए उसे कुल कितने अंकों की आवश्यकता थी साथियों, 113 प्लस 85, 5 3 8, 8 प्लस 1 9, 198। तो 30% की हमें 36% की वैल्यू हमें कितनी देके रखी है साथियों, 198, 198। तो हमें क्या निकालना है यहां से, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आर, मतलब 100% मार्क्स क्या रहे होंगे एग्जाम में। आइए हम यहां से निकाल सकते हैं 36%। या तो हम वह कर सकते हैं जो हमेशा करते आए हैं, कुल मार्क्स के 36% क्या है, 198। पहला तरीका, आप इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको समझाया है, अगर 36% की वैल्यू 198 दी गई है तो मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूं तो 6% की वैल्यू मिल जाएगी मुझे साथियों, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 33। और मैं अगर इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो 2% की वैल्यू मुझे मिलती है साथियों 11। तो यहां पर मुझे 2% की वैल्यू मिली है 11। अब मुझे 2 को 100 बनाना होगा तो मुझे यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100% इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 50 से मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो 100% की वैल्यू क्या मिलती है मुझे साथियों, यहाँ पर 550 अंक। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे हमारे एग्जाम में, 550। मैं चाहूंगा आप सब लोगों से कि आप यह तरीका फॉलो करें, ना कि ये परसेंटेज में। ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ये आपकी बहुत मदद करेगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी टफ कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। यह भी उसी तरीके का प्रश्न है साथियों। मैं चाहूंगा कि यह आप सॉल्व कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आता है। यह भी उसी टाइप का है, चलिए यह सॉल्व कर लेते हैं। एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है और फिर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? ठीक है, आइए देखिए, इस प्रश्न में भी कुछ नहीं है, वही पूछा गया है। सबसे पहले हम हमारी लाइन ड्रॉ करेंगे 1% टू 100%। प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है, 45% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत, मिनिमम पासिंग मार्क्स 55% था, पर व्यक्ति कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है,
45% अंक प्राप्त करता है। मैंने मान लिया जो पासिंग परसेंटेज रहे होंगे, पासिंग परसेंटेज 55% यहां रहा होगा, पर विद्यार्थी कितने लेकर आता है साथियों? 45% लेकर आता है और 40 अंकों से रह जाता है। मतलब आप समझिए यहां पर 10% की वैल्यू क्या देकर रखी है? 40 अंक। हमें प्रश्न में क्या निकालना है साथियों? व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। जब 10% की वैल्यू यहां पर 40 देके रखी है तो 100% की क्या दी होगी? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100%, तो 40 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 400। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं साथियों, आप इस तरीके से यह सवाल कितने आसानी से हल कर सकते हैं। मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यदि प्रश्न में यह पूछ लिया गया हो 45% क्या रहे होंगे, हमने यहां से 100% मार्क्स निकाल लिए हैं, क्या हम यहां से कुल अंकों का 45% नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 400 का 45% क्या होगा? 45 4 जा 180। आप इस तरीके के से साथियों कितने भी मार्क्स निकाल सकते हैं, जो भी परसेंटेज पूछा जाए या जो भी मार्क्स पूछे जाए, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल आप लोग कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न साथियों, इस टाइप के प्रश्न भी पटवारी और एसएससी सीएचएसएल और जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनमें बहुत पूछे जाते हैं। मैं चाहूंगा इसको भी आप आराम से समझिएगा और देखिएगा कि इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं। इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। उम्मीदवार मात्रात्मक योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वो कितने हैं? 73% है साथियों, यहां पर वैल्यू नहीं लिखी गई, क्षमा चाहता हूं मैं। 73% उम्मीदवार मात्रात्मक योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 70% 17% पास इन जनरल अवेयरनेस, 70% सामान्य जागरूकता में उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 64% 64% पास्ड इन बोथ, 64% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 6300 फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स, द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी वॉज। यदि 6300 दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या थी? आप समझिएगा यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। देखिएगा पहले प्रश्न में क्या पूछा है वह समझिएगा। किसी एक सब्जेक्ट में 73% पास हुए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिया गया है, मैं उसको मैथ्स बोल देता हूं आपके लिए इजी रहेगा। मैथमेटिक्स में मान लीजिए 73% पास हुए हैं, या मैं इस तरीके से कहूं 73% मतलब अगर विद्यार्थियों की संख्या 100 रही होगी तो कितने बच्चे उन कुल विद्यार्थियों में मैथ्स में पास होंगे? 73। वही जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं साथियों, उन 100 बच्चों में कितने बच्चे पास हुए होंगे? 70 बच्चे। मान लीजिए 70 बच्चे पास हुए होंगे और 64% कौन है? जो मैथ्स प्लस जीए दोनों में पास हुए होंगे। अब समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। क्या इस 64 में जो मैथ्स में पास हुए हैं और जो जीए में पास हुए हैं वो इन दोनों में नहीं आए होंगे क्या? समझिएगा, मैथ्स प्लस जीए, जो मैथ्स में 73 पास हुए हैं वो मैथ्स में तो हुए हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे होनहार बच्चे होंगे जो जीए में भी पास हुए होंगे, और जो जीए में पास हुए हैं उसमें से भी कुछ ना कुछ ऐसे होनहार बच्चे होंगे जो मैथमेटिक्स में भी पास हुए होंगे। वो दोनों का हमें यहाँ पे परसेंटेज दिया है। यदि मैं कुल बच्चों की बात करूं, मैंने आपको बताया कुल 100% होता है, सभी अपने आप में 100% होता है। यहाँ पर 73% दिया, यहाँ 70% दिया, ये 64% दिया था हमें। तो मैथ्स प्लस जीए अगर ये अपने आप में 100% होते हैं सारे बच्चे मैथ्स प्लस जीए,
यहां से हमें कुल कितने बच्चे मिल रहे हैं? 143%। अब आप बोलोगे सर 100%, आपने बोला था कोई सी भी चीज 100% कंप्लीट होती है, 100% के ऊपर आ गई है, क्यों आई है? समझिएगा। देखिए, हमने यहां पर कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा जोड़ा है, क्यों जोड़ा है? इन्होंने बताया है कि 64 ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स में भी काउंट किए गए और जीए में भी काउंट किए हैं। इट मींस उनके नाम 2 बार चढ़ चुके हैं। तो क्या 2 बार हमने उनको यहां पर काउंट नहीं किया होगा? उनको मैथ्स में भी काउंट किया है और जीए में भी काउंट किया है, इसलिए ये 100 के ऊपर जा रहा है। अगर मैं एक बार के उनके नाम को हटा देता हूं किसी में भी, जो कि 64 हैं, जो कि कितने हैं? 64 हैं। तो इसमें से अगर मैं 64% को माइनस करता हूं साथियों, तो मेरे पास आंसर कितना आता है? 13 में से 4 गए तो 9, 13 में से 6 गए तो 79%। तो 79% कौन से छात्र रहे होंगे साथियों? जो कम से कम पास हुए हैं एक सब्जेक्ट में। समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमें प्रश्न में बोला गया है मैथ्स में 73% पास हुए हैं, जीए में 70% पास हुए हैं, मैथ्स प्लस जीए में 64% पास हुए हैं। अब बताइए, जो मैथमेटिक्स में पास हुए हैं उसमें तो कुछ होनहार छात्र ऐसे विद्यार्थी रहे होंगे जो जीए में भी पास होंगे। तो क्या उनका नाम यहाँ पर एक बच्चे का इसमें भी लिखाया होगा, एक बच्चे का इसमें भी लिखाया गया होगा नाम? जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह हमें 100% से ज्यादा वैल्यू दे रहा है, 143% दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पर उन बच्चों के नाम दोबारा प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 2 बार नाम लिखे गए हैं? वो हैं टोटल 64%। तो हम उसको एक बार माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 79% जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो बाकी, अब मैंने आपको बताया था, हर क्लास में सारी क्लास अपने आप में 100% होती है, सारी चीजें अपने आप में 100% होती हैं। यदि इफ 79% बच्चे एक ना एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो बाकी के जो बच्चे वो कौन होंगे? जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए होंगे। उनका नंबर हमें देके रखा है। इफ 6300 फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी वॉज। यदि 6300 बच्चे फेल हो रहे हैं तो हमारे कितने प्रतिशत फेल हो रहे थे? कुल 21% फेल हो रहे थे हमारे कुल छात्रों के। तो कुल छात्र हमने माना x रहे होंगे, तो x का 21% हमें कितना दिया है साथियों? 6300। तो यहां से हम अगर x की वैल्यू निकालें, अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो x मल्टीप्लाई बाय 21/100 इज इक्वल टू 63। 100 डिवाइड में था, इधर जाता है मल्टीप्लाई में होता है साथियों। 21 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में होता है। 21 से मैं डिवाइड करता हूँ, 21 से कम 21, 21 दिया 63, 2 0 अगेन, देन x इज इक्वल टू आता है हमारा 30,000। साथियों, मैंने अभी एक तरीका बताया था, आप देखिएगा, हमें 21% की वैल्यू कितनी देके रखी है? 6300। अगर मैं यहां से बोलूं 1% की वैल्यू कितनी देके रखी है हमें? 300। तो 100% की कितनी वैल्यू देके रखी होगी? 30,000। देखिए, आप समझिए ये तरीका और ये तरीका कैसा लगा। ये आपके ऊपर, आपको किस तरीके से करना है। मैं हमेशा कहूंगा कि आपको यह तरीका ऑप्ट करना चाहिए, यही तरीका चुनना चाहिए। ये एक बार और नजर डाल लेते हैं इस तरीके के प्रश्नों में। मैं अगला प्रश्न समझाता हूं, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास इन हिस्ट्री। किसी एक एग्जाम में हिस्ट्री में 65% बच्चे पास होते हैं एंड 55% स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड 50% पास इन हिंदी, 55% पास्ड इन हिंदी इफ 5% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। 5% बच्चे क्या हो रहे हैं? दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं।
देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ऐसे होनहार बच्चों को निकालिए जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। अब समझिएगा हमने क्या बताया था, अभी आप पिछले सवाल से देखिएगा और सीखिएगा। समझना आप, जब मैथ्स में 73% पास हो रहे थे, जीए में 70% पास हो रहे थे, हमने इनका टोटल किया था 143% आया था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उन बच्चों को हटाया जिनके नाम बार बार रिपीट हुए थे। बार बार रिपीट होना मीन्स वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए थे, हमने उसको माइनस किया तो हमारे पास क्या निकला, जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हों। और हमने जब उसको 100 से माइनस किया तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है साथियों, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हों। इस बार हमें पहले से दे के रखा है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, और इस बार हमें निकालना क्या है, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हों। तो देखिए मैंने बोला अगर क्लास में अपने आप में 100% छात्र रहे होंगे, अगर 5%, यदि 5% फेल हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो कम से कम कितने बच्चे बचे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे होंगे। ये टिक का मतलब पास है, क्रॉस का मतलब फेल है, समझिएगा। तो कितने में पास हो रहे होंगे, 95% दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे होंगे। पर हमारे पास यहां से पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी निकल कर आ रही है, यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, 65 और 55 120 आता है दोस्तों, 120% आता है। देखिए आप 65 प्लस 55 120% आ रहा है, पर एक्चुअली में कितना आना था, 95% आना था। हम कितना आगे जा रहे हैं, 25%, 25% आगे जा रहे हैं। क्यों आगे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि 25% वो लोग रहे होंगे, 25% इसमें वो लोग रहे होंगे जिनके नाम 2 बार चढ़ गए होंगे। कैसे चढ़ गए होंगे यार, जाहिर सी बात है, जो बच्चा हिस्ट्री में पास हो रहा है क्या वो हिंदी में पास नहीं हो सकता है, हो सकता है। दोनों एग्जाम में भी तो कुछ बच्चे पास हुए होंगे, तो वो कौन रहे होंगे, ये बड़े हुए। कितने बड़े हैं, 25%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप दोनों क्वेश्चन को, दोनों प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, आंकिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। आइए अगला सवाल इसी तरीके का, बहुत आसान है। इन एन एग्जामिनेशन 19% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स एंड 10% स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश। एक परीक्षा में 19 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं और 10% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सभी छात्रों में से 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। आइए साथियों, कितना शानदार सवाल है, देखिए। मैथ्स में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, 19%। इंग्लिश में कितने प्रतिशत बच्चे फेल हो रहे हैं, 10%। दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं साथियों, 7%। समझिएगा अब यहां पर, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो हमें उन छात्रों के नंबर निकालने हैं जो कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स में पास रहे। आप 1 मिनट ये क्वेश्चंस पे नजर डालिए, मैं पानी पीकर आता हूं। हाँ तो साथियों देखिए हमारे प्रश्न में क्या था, एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं और 10% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, और यदि सभी छात्रों में से 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र पासिंग स्टूडेंट्स कितने रहे होंगे, उनके परसेंटेज बताना है। मैं कह रहा हूं साथियों, मैथमेटिक्स में 19% फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में 10% फेल हो रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट में 7% फेल हो रहे हैं। तो अगर मैं एक बात करता हूं यहां पर, 29% हमें पता चल रहा है जो कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। पर इनमें कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जो मैथ्स वाले हैं वो इंग्लिश में भी फेल हो रहे होंगे, और जो इंग्लिश वाले हैं वो मैथ्स में भी फेल हो रहे होंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं, 7%।
तो फेल होने वाले जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे होंगे वो कितने रहे होंगे? 29 माइनस 7, 22%। 22% छात्र कौन से हैं? जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट हो या दोनों हो। तो बाकी के बच्चे कौन रहे? बाकी के कितने बचे हैं? 78%। वह कौन से छात्र होंगे? जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, 19% मैथ्स में फेल हुए हैं, 10% इंग्लिश में फेल हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में 7% फेल हुए हैं। तो हमने क्या किया? मैथ्स और इंग्लिश दोनों में कुल अगर हम जोड़ते हैं तो यहां पर हमें दिख रहा है 29% फेल हो गए होंगे। पर हमें क्या बताया गया कि दोनों सब्जेक्ट में 7% फेल हुए हैं। इसका मतलब 7% वो होंगे जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल हुए हैं। तो एक्चुअली में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं एक सब्जेक्ट में? वो हैं 22%। तो बाकी के 78% कौन से बच रहे हैं? जो दोनों के दोनों विषयों में पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न आप सॉल्व कर कर मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइएगा क्या आता है और इसके कठिनाई का लेवल भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, इन एन ऑफिस, एक कार्यालय में 40% 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। अगर किसी कार्यालय में 100 लोग 100 लोग होते हैं तो उसका 40% क्या है साथियों? फीमेल है। मींस 40 फीमेल रही होंगी। तो अब ये बताइए कितना परसेंट? 60% बच रहा है। तो वो कौन होंगे? मेल होंगे। यहां पर हम ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं कर रहे हैं, मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। अब 40% ऑफ द फीमेल्स, 40% जो फीमेल हैं, 40% महिलाएं और 60% पुरुष मेरे पक्ष में या किसी भी व्यक्ति के पक्ष में मतदान करते हैं। मे भी हो सकता है वो लेबर यूनियन के लिए इलेक्ट किया जा रहा हो, इसलिए उसका वोटिंग हो रहा है। जो भी हो रहा हो, XYZ चीजों के लिए वोटिंग हो रहा है, हमें क्या लेना देना हो। परंतु क्या हुआ, 40% महिलाएं और 60% पुरुष उस व्यक्ति के पक्ष में क्या करते हैं? मतदान करते हैं। तो मुझे मिले या उस व्यक्ति को मिले मतों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने माना उस यूनियन में टोटल 100 लोग रहे होंगे। उस 100 में से 40% कौन है? फीमेल है। तो जाहिर सी बात है 60% बचे लोग क्या होंगे? मेल होंगे। अब जो फीमेल्स है उसका 40%, मतलब हमने माना है 40 महिलाएं थी, तो इस 40 महिलाओं का 40%, तो साथियों कितना रहा? 16 फीमेल। और 60% ऑफ द मेल्स, जो भी पुरुष थे उनका कितना? 60%, मतलब 36 मेल्स ने मेरे पक्ष में वोट दिया है। टोटल कितने लोगों ने दिया है साथियों? 36 प्लस 16, 36 प्लस 16, 52। कुल कितने व्यक्तियों ने मेरे पक्ष में वोट दिया है? 52 लोगों ने वोट दिया है। तो मुझे क्या ज्ञात करना था? द परसेंटेज ऑफ वोट्स आई गोट वॉज, मुझे कितना प्रतिशत मिला। तो मुझे 100 में से कितने वोट मिले हैं? 52 वोट मिले हैं। मींस कितने प्रतिशत मिला है? 52% मिला है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1,80,000। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1,80,000। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है साथियों? 1,80,000। इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यदि यह 10% पर वर्ष, 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? समझिएगा साथियों, वो क्या बता रहा है, यदि किसी शहर की संख्या 100 है तो अगले वर्ष वह क्या हो रही है? 10% बढ़ रही है, वह 110 हो जा रही है। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर वह 110 का 10% फिर बढ़ रहा है। इसी तरीके से क्रम दर क्रम हर वर्ष बढ़ती जाएगी। तो हमें क्या बताया है? एक शहर है, उसकी पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या 1,80,000 है। अगले वर्ष 10% बढ़ने के साथ ही उस शहर में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1,80,000 तो रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पर डेथ रेट की बात नहीं कही है, सबको जोड़कर घटाकर सब करने के बाद बताया है कि 10% बढ़ रही है। नए लोग ऐड हो रहे हैं,
पुराने जा भी रहे हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। 1,80,000 हर वर्ष 10% बढ़ रहे हैं, तो अगले वर्ष कितनी हो जाएगी? 100% प्लस 10%, 110%। एक वर्ष बाद 1,80,000 का 110% हो जाएगी। ये एक वर्ष बाद निकला, पर हमें कितने वर्ष बाद का निकालना साथियों? 2 वर्ष बाद का। अगले वर्ष जो भी जनसंख्या होगी उसका 110% हो जाएगी। इस तरीके से हमें 2 वर्ष बाद जो भी जनसंख्या होगी वह मिल जाएगी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, एक्सक्यूज मी, 2 जीरो से यह 2 जीरो गए। 1800 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 11, 121। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 जीरो एज इट इज ले लेते हैं। 121 मल्टीप्लाई बाय 18 करते हैं साथियों। 18 वन 18 का 8 1 कैरी 1, 18 टू 36 1, 37 का 7 कैरी 3, 18 वन 18 और 3 21, 2178, 2,17,800। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, हमने क्या किया यहाँ पर, हमसे क्वेश्चन में प्रश्न में पूछा गया था कि वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि यह 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, मतलब अगले वर्ष कितनी हो जाएगी? अपने 100% वो खुद रहेगी, 10% बढ़ने के बाद 110% हो जाएगी। या फर्स्ट ईयर के बाद रही, सेकेंड ईयर के बाद क्या रहेगा? जो भी जनसंख्या आएगी उसका 10% पुनः बढ़ जाएगी। तो 110% हमने बढ़ा दिया, जिसका आंसर हमारा क्या आया? 2,17,800। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न साथियों, द वैल्यू, अभी यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही थी, अब हम कभी गाड़ी लेकर आते हैं तो उसकी कीमत साल दर साल कम होती है। अगला प्रश्न उसी के ऊपर है। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएटेड बाय 5% एवरी ईयर। एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की कमी होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹2 लाख, इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स बी। तो 2 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा? देखिए साथियों, वर्तमान वैल्यू इसकी 2 लाख है, अगले वर्ष 5% कम कर दिया जाए तो वह कितना प्रतिशत बचेगा? 95%, 95%। तो मैंने इसका 95% ले लिया। अब 1 साल के बाद यह अमाउंट मिलेगा हमें, उस मशीन की वैल्यू यह हो जाएगी 2 लाख का 95%। अगले साल सेकेंड ईयर जो भी फर्स्ट ईयर की वैल्यू रहेगी उसका 95% बचेगी। तो हमने साथियों ये निकाल लिया उसका भी 95%। अब हमें कुछ नहीं, नॉर्मल सा गुणा भाग करना है। 20 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 95। एक्सक्यूज मी दोस्तों, अब इस पे एक बार नजर डालिए। हाँ तो साथियों देखिए यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 95, 95 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 5 5 25 कैरी 2, 5 9 45, 2 47, 9 5 45 कैरी 4, 9 9 81, 4 85, 5 7 5 12, 5 4 9 और 1 10, हासिल 1। 20 मल्टीप्लाई बाय 9025, 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, 0 एज इट इज, 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 0 0, 2 9 18, 1,80,500। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों हमने क्या किया, यहाँ पर एक मशीन है जिसकी कीमत हर साल प्रति वर्ष 5% की दर से कम होती है, जिसकी एक्चुअल प्राइस थी 2 लाख दी गई थी। हमने पहले वर्ष में उसकी कीमत क्या हो जाएगी? 5% कम कर दी है, 95% रहेगी, मतलब पहले वर्ष में। एक वर्ष बाद उसकी कीमत 95% कर दी है। फिर जो भी पहले वर्ष में उसकी कीमत रही होगी, सेकेंड वर्ष में उसकी वह कीमत, उस कीमत का 5% कम कर दिया है, 95% कर दिया है। फिर हमने निकाल लिया है कि वह कितना होगा? 1,80,500।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टिंग विथ 8,000 वर्कर्स, 8,000 श्रमिकों के साथ शुरू करके एक कंपनी की स्टार्टिंग की जा रही है साथियों। देन कंपनी क्या कर रही है? द कंपनी इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स बाय 5%, 10% एंड 20%। अभी तक क्या कर रहे थे साथियों? प्रतिवर्ष एक ही परसेंट में बढ़ाया जा रहा था, अब प्रतिवर्ष अलग अलग परसेंट में बढ़ा रहे हैं या घटाएंगे। तो पहले वर्ष 5% बढ़ाया जाता है, दूसरे वर्ष 10%, तीसरे वर्ष 20% बढ़ाया जाता है। द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द 4th ईयर वॉज, तो चौथे साल में कितने वर्कर्स रहे होंगे? स्टार्टिंग में 8,000 वर्कर्स थे साथियों। पहले वर्ष फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ाया गया है? 5%, मतलब 105% हो गए। दूसरे वर्ष 10% बढ़ाए गए हैं, 110% हो जाएंगे कुल के। फिर तीसरे वर्ष 20% बढ़ाए गए हैं, तो कुल के 120% हो जाएंगे साथियों। यहां से हमें यह जो भी रहेंगे 3 वर्ष के बाद हो जाएंगे। यह वृद्धि कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष के बाद की कहलाएगी। मतलब ये जितने भी वर्कर जाएंगे ये कब जाएंगे? चौथे साल में पहुंच जाएंगे। तो यहां से हम निकालते हैं आंसर। ये 2 0 से 2 0 गए, यहां से 2 0 से ये 2 0 कट किए, यहां से ये कट किया। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। देखिए क्या मिलता है हमें? 4 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 12। 21 मल्टीप्लाई बाय 4 को मैं लिख सकता हूँ 84, मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 1 को मैं लिख सकता हूँ 132। 12 1 ज़ा 12 का 2, कैरी 1, 12 1 ज़ा 12 और 1 13। 84 मल्टीप्लाई बाय 32, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 का 2, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और एक 5, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 और एक 25, कैरी 2, 8 1 ज़ा 8 और 10। 8 8 11,088। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। साथियों हमने कुछ नहीं किया, इसमें भी 8,000 जो वर्कर्स थे उनका पहले वर्ष 5% की वृद्धि कर दी, दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि कर दी, तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि कर दी गई। फिर मैंने सिंपल सा कैलकुलेशन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके जो चौथे वर्ष वर्कर्स जाएंगे वो कितने जाएंगे? 11,088। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अ पर्सन, एक व्यक्ति, अ पर्सन लूजेस 75% ऑफ हिज मनी, एक व्यक्ति अपनी इनकम का पहली शर्त में कितने हार जाता है? 75% हार जाता है। शर्त लगाना गलत बात है साथियों, कभी मत उलझना इन चीजों में। 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द सेकेंड। अब जो भी बचता है, समझिएगा यहाँ पर अभी तक इस तरीके के सवाल नहीं आए, ध्यान से देखिएगा। अब जो भी बच रहा है उसके पास, मान लीजिए एक समझिएगा, अगर वो 100 रुपए हैं उसके पास और 75% हार जाता है तो उसके पास रिमेनिंग कितना बच रहा है? 25%। अब वह इस 25%, जो भी 25 रुपए बचे हैं वह अपने आप में 100% है, उसका 75% सेकेंड बेट में हार रहा है। ठीक है साथियों, देखते हैं अब सवाल को। तो पर्सन लूजेस 75% of his money in the first bet, 75% of the remaining in the second, and the 75% of the remaining in the third bet, and returns home with ₹2 only. His initial money was. तो एक व्यक्ति पहली शर्त में 75%, दूसरी में शेष राशि का 75%, तीसरी में शेष राशि का 75% हार जाता है और फिर कुछ रुपए घर लेकर लौटता है, जो कि कितने हैं? 2 रुपए हैं। मान लिया हमने उसके पास इनिशियली x रुपए रहे होंगे। पहली शर्त में वह 75% हार जाता है, तो अब उसके पास कितने बचेंगे? 25%। तो x का कितना बचा? 25% साथियों। दूसरी बार शर्त में वह पुनः 75% हार जाता है शेष बची हुई राशि का, तो अब उसके पास पुनः कितना बचा? जो भी बचा हुआ है उसका 25% साथियों। तीसरे बार में वह पुनः जो भी बच रहा है उसका 75% हार जाता है, फिर वह कितना बचा उसके पास? 25% बचा है साथियों, जो कि किसके बराबर हुआ है? 2 के बराबर हुआ है।
जो किसके बराबर हुआ है, 2 के बराबर हुआ है। तो x, अब मैं 25 को 1/4 लिख सकता हूं, 25% को देखिए आप सभी यहां पर। तो x मल्टीप्लाई बाय 1/4, देन 1/4, देन 1/4 इज इक्वल टू 2। यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इज इक्वल टू 2। 64 डिवाइड में है साथियों, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल टू 128। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों इसमें क्या किया गया है, व्यक्ति पहली बार जब शर्त लगाता है तो 75% हार जाता है। तो जब हमने उसके पास कुल रुपए x माने थे तो उसके पास अब कितने बचेंगे, उसके 25%। दूसरी बार बची हुई जो राशि था उसका 75% हार जाता है, तो बची हुई राशि का फिर 25% उसके पास बचा है। फिर जो कुल राशि बचती है फिर उसका 75% वो हार जाता है तीसरी बेट में, तो उसके पास कितना बचेगा, फिर 25% बचेगा, जो कि किसके बराबर है, 2 के बराबर है। मैंने आपको बताया है 25% मतलब 1/4 होता है। x मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 2। देन x मल्टीप्लाई बाय 1/64 इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 64, x इज इक्वल टू 128। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो साथियों आज का यह हमारा आखिरी सवाल था। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।